प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने एक डिटरमिनेंट है हमारे पास ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, सॉरी ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब, और हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, नॉर्मल तरीके से इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं प्लस माइनस प्लस, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ए बी सी आएगा, फिर उनमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फॉर्मूलेस यूज होंगे, क्यूब वाले यूज होंगे, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है प्रॉपर्टीज। हालांकि ये भी आसान नहीं होती है, लेकिन इनको करना पड़ता है हमें सॉल्व, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम उतना लंबा नहीं करेंगे जितना हमें वैसे डिटरमिनेंट के फॉर्मूले से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक एक करके प्रॉपर्टी हमें समझनी है और फिर उसके बाद देखना है कि कैसे इसका यूज होगा। 4.2 के अंदर इसका यूज होगा। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, the value of determinant remain unchanged if its rows and columns are interchanged। कहने का मतलब ये कि अगर एक डिटरमिनेंट के अंदर, अगर एक डिटरमिनेंट के अंदर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लो इसका डिटरमिनेंट आ जाता है 100, और अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें, मतलब रो को कॉलम्स बना दें, कॉलम्स को रो बना दें, यानी कि इस तरीके से चेंज कर दें 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तब भी 100 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों एक ही होंगे, इसका मतलब ये दोनों एक ही होंगे, और इसको हम कभी भी कर सकते हैं, मतलब कभी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर सकते हैं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं, अभी वेरीफाई हो जाएगा, वैसे मैंने बता भी दिया लेकिन वेरीफाई हो जाएगा अभी। देखो ये एक एग्जांपल दे रखा है इसका, इसमें हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है ये। इस डिटरमिनेंट का हमने क्या करा, सबसे पहले नॉर्मल तरीके से इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला। प्रूफ कर रहे हैं अभी हम कि ऐसा होगा ही नहीं होगा, जो हमें कहा गया है कि अगर हम ट्रांसपोज निकाल दें तो वो इक्वल आएगा ही नहीं आएगा, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था। वैसे यहाँ पर एक डिटरमिनेंट है, ठीक है ना, ये एक डिटरमिनेंट है, और इस डिटरमिनेंट को हमने क्या करा, सॉल्व करा हमने इसको। अब जैसे ही हमने इसको सॉल्व करा, देखो कितना आया, माइनस का 28 आया, माइनस का 28 आया, नॉर्मल तरीके से हमने इसको सॉल्व करा। उसके बाद हमने क्या करा, ट्रांसपोज कर दिया। क्या करा हमने, इसका ट्रांसपोज कर दिया। जो इसका फर्स्ट रो था, जो इसकी फर्स्ट रो थी वो इसकी फर्स्ट कॉलम में बन गई, यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम बन गई। जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन गई, और जो थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम बन गई। और हमने फिर से इसका डिटरमिनेंट निकाला और हमने देखा कितना आया, माइनस का 28। पहले भी कितना, माइनस का 28, बाद में भी कितना है, माइनस का 28। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रो को कॉलम्स में चेंज कर दें, सारी की सारी रो को कॉलम्स में चेंज कर दें, तो आंसर पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा हम कभी भी कर सकते हैं, अगर हम जब भी हमें जरूरत पड़ेगी करने की, वो कब जरूरत पड़ेगी वो क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर हम रो को कॉलम में ट्रांसपोज कर दें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 28 पहले आ रहा था, बाद में भी माइनस 28 आया। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया होगा। पहली प्रॉपर्टी थी ये। दूसरी प्रॉपर्टी देखो इसके बाद, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या रखा है, प्रॉपर्टी 2 में क्या रखा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम, दो रो या दो कॉलम्स अगर हम डिटरमिनेंट्स के आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसके साइन में फर्क पड़ जाएगा, उसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, डिटरमिनेंट का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ए मैट्रिक्स है, या हम एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है हमें, इसमें देखो यहाँ पे कि अगर हम देखें ये एक डिटरमिनेंट है और हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, कितना आया, माइनस का 28 आ गया। ठीक है ना, पहले ऑलरेडी निकाल रखा है, उसी को यूज कर रहे हैं। तो ये एक डिटरमिनेंट था और हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया और इसका डिटरमिनेंट आ गया माइनस का 28। ठीक है, अब हमने क्या करा इसमें, ध्यान से देखो, हमने सेकंड रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये नीचे कर दिया और इसको ऊपर कर दिया। क्वेश्चन में क्या रखा ना, कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को अगर हम चेंज करेंगे, कोई भी दो रो को आपस में, या फिर दो कॉलम्स को, रो को कॉलम्स पे नहीं, दो रोज को आपस में चेंज करेंगे या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये वाली रो जो थी और ये वाली रो जो थी, इन दोनों रो को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो देखो क्या हो गया, ये नीचे ऊपर आ गया, ये सेकंड क्या आ गया, 1 5 माइनस 7 और 604, तो 604 यहाँ पे आ गया। और फिर से हमने इसका सॉल्व करा और हमने देखा आंसर कितना आया, 28। तो यही हम ऊपर वेरीफाई करेंगे, मतलब यही हमने वेरीफाई करा, और यही प्रॉपर्टी थी कि कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब एक कॉलम को दूसरा कॉलम बना लें, दूसरे कॉलम को पहला कॉलम बना लें, या फिर दो रो को आपस में इंटरचेंज कर लें, तो उसमें सिर्फ इतना फर्क आएगा, उसका जो डिटरमिनेंट का साइन होगा ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे पहले 28 आ रहा था, माइनस का 28, तो बाद में क्या हो गया, प्लस का 28 हो गया। बताओ भाई, ये क्लियर है कि अगर दो रो या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट में क्या चेंज होगा,
डिटर्मिनेंट का सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसके बाद। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, देखो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या क्या रखा है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या रखा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। कहने का मतलब अगर एक डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बिल्कुल सेम है, 1 2 3 1 2 4 एंड 1 2 3, तो जरा ध्यान से देखो इसके अंदर फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, तो बिना सॉल्व करे इसका आंसर हम क्या कह सकते हैं, क्या आंसर होगा इसका, जीरो। अब यहाँ पर इसमें प्रूफ करके दिखा रखा है नीचे, देखो ये एक डिटरमिनेंट है यहाँ पे एथ एग्जाम्पल के अंदर। देखो यहाँ पे इसमें कौन सी दो रो या कॉलम सेम है, देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों की दोनों सेम है, फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों की दोनों क्या है, सेम है। और हमने इसका आंसर निकाला, कितना आया, इसका आंसर हमने कैलकुलेट करा, कितना आया, जीरो। यानी कि हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं। अब इसको हम डायरेक्टली याद रखेंगे कि अगर एक रो या कॉलम, अगर एक डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है तो उनका डिटरमिनेंट जीरो होगा। बिना सॉल्व करे हम डायरेक्टली वहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा था, मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 4, यहाँ पे बीच में 9 2 6 और फिर 1 2 4 है, ऐसे है, या फिर ऐसे है 1 2 4 1 2 4 और यहाँ पे कुछ भी है 2 3 6, तो हर केस में आंसर क्या होगा इसका जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम था, इसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम है, इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है। तो जहाँ पर भी दो रो या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो जाएंगे उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं इसके बाद। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या क्या रखा है, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या रखा है, इफ ईच कॉलम ऑफ और रो, if each element of row or a column of determinant is multiplied by k, then its value gets multiple by k। कहने का मतलब ये है, मैं इसको लिख के समझाता हूँ। जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट है, एक डिटरमिनेंट है हमारे पास 1 2 3 2 1 3 2 1 9, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो बात की बात है, अभी फिलहाल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये जो 3 मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, देखो अगर ये 3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता, अगर ये 3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता तो ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इस वाले एलिमेंट से भी, इस वाले एलिमेंट से भी, इस वाले एलिमेंट से भी, यानी कि सबसे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, ये डिटरमिनेंट का साइन है अभी, ये डिटरमिनेंट का साइन है अभी। अगर ये 3 हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमारी मर्जी है कि किसी भी एक रो से, किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से, ठीक है ना, ओनली वन, मतलब किसी एक से, या तो इस 3 को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, यानी कि यूँ आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, हमारे पास क्या आएगा, इसमें 3 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 12 6 6, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही से मल्टीप्लाई होगा, सबसे नहीं होगा। दोबारा समझो ध्यान से, डिटरमिनेंट के केस में सिर्फ एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के केस में सबसे होगा, मैट्रिक्स के केस में सबसे होगा। यानी कि 3 जो मल्टीप्लाई मैंने अंदर करा है वो मेरी मर्जी है कि फर्स्ट रो से करूं या फिर मैं इसको सेकंड रो से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये ऐसे का ऐसा रहेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 था यहाँ सॉरी, 3 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 6 3 3 और 9, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 3 9। यहाँ पे मैंने किससे करा, फर्स्ट कॉलम में करा, यहाँ पे किसमें किया मैंने, सेकंड कॉलम में किया। हो सकता है मैं इसको फर्स्ट रो में भी कर सकता हूँ, फर्स्ट रो में भी कर सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि 3 6 9 बाकी सेम रहेगा, 2 1 3 2 1 9, मतलब जो भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा वो किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब सेम ऐसे अगर हमें कॉलम कोई भी एलिमेंट कॉमन निकालना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ से कॉमन निकालना है,
मुझे यहाँ से कुछ भी कॉमन निकालना है, तो ये नहीं कि सब एलिमेंट्स में से कॉमन आना चाहिए, किसी भी एक रो, जैसे यहाँ से कॉमन आ रहा है तो यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, मतलब बाहर ही कॉमन आ जाएगा। तो किसी भी एक रो या कॉलम से अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, निकाल सकते हैं। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ से भी आ रहा है 3 कॉमन, मान लो यहाँ से भी आ रहा है, तो यहाँ से भी एक 3 आएगा और यहाँ से भी 3 बार आएगा। ये एग्जाम अभी क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि समझ नहीं आया एक बार सर, कॉमन केस कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी रहने दो उसको। फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि अगर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट के केस में, तो किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, बस इतना याद रखो इसमें। बताओ इतना क्लियर है? मैट्रिक्स के केस में अगर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर डिटरमिनेंट में एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ये इतना क्लियर है? पहले बता दो बस, चैट बॉक्स में बता दो। देखो अब क्वेश्चन लिखते हैं इसके, फिर आगे समझ में आएगा। प्रॉपर्टी 4 में भी यही है? हम्म, प्रॉपर्टी 4 में भी यही है? प्रॉपर्टी 4 ही तो थी ये, उसी को तो एक्सप्लेन करा मैंने। अच्छा, मैं सोचा अलग से बता रहे हो। नहीं, हाँ वही वाली उसमें थी जो भी मतलब, केस करना उसमें किसी यही। भी उससे आएगा। देखो क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा आगे। देखो कुछ छोटी छोटी चीजें और भी समझनी है अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। देखो जैसे एक डिटरमिनेंट है, हमें पता है कि ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी फर्स्ट रो है ना, ये इसकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। अब मान लो हमें फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के अंदर कुछ चेंज करना है, फर्स्ट रो के अंदर हमें कुछ चेंज करना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से समझना। हम लिखेंगे R1 चेंज टू, ये जो एरो का साइन है इसको हम चेंज टू भी पढ़ सकते हैं, इसको हम टेंस टू भी पढ़ सकते हैं, अप्रोच टू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, या गोस टू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे चेंज टू। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था इसके अंदर कि अगर हमें R1 में चेंजेस करना है तो जिसमें चेंजेस करना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और जो चेंजेस होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो R1 चेंज टू R1 प्लस R2। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R1 को और R2 को ऐड कर रहा हूँ और R1 और R2 को ऐड करके जो आएगा उसको लिख कहाँ पे रहा हूँ, R1 के अंदर। ये ध्यान से समझना, अभी पहले बस कोशिश करना समझने की, फिर पूछना। तो R1 प्लस R2, तो देखो R1 का पहला एलिमेंट कितना है 1 और यहाँ पे पहला एलिमेंट कितना है 1, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2, सॉरी 3। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और यहाँ पे भी कितना, इसको इससे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, इसको इससे ऐड करेंगे कितना आएगा 6। अब ये जो टोटल करके आया ना, R1 और R2 को हमने जोड़ दिया, R1 कितनी थी 1 2 3 और R2 कितनी थी 1 2 1 3, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ऐड करके आ गया हमारे पास 3 3 और 6। ये जो टोटल आएगा ना वो टोटल कहाँ पे आएगा R1 में। क्यों आ रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ कि हम ऐसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे क्या आएगा R1 होगा R2 होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अभी प्रॉपर्टी अप्लाई करना बता रहा हूँ कि R1 चेंज टू R1 प्लस R2, यानी कि R1 और R2 को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा वो R1 के अंदर लिखेंगे, तो यानी कि 3 3 6, बाकी सब वैसे ही रहेगा 2 1 3 एंड 0 1 2। बेटा क्वेश्चन में बताऊंगा, बीच में नहीं बता सकता मैं। ठीक है, अब मान लो इसमें अगर हमें हमें यहाँ पर जो है
R2 के अंदर चेंजेस करनी है, तो हम लिखेंगे R2 चेंज टू, मान लो हमें R2 और R1 को ऐड करना है या R3 को भी ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें R1 प्लस में R2 प्लस में R3, मतलब मैंने ऐसा मान लिया कि मुझे R2 के अंदर चेंजेस करनी है, मुझे R2 के अंदर चेंजेस करनी है, R2 चेंज टू क्या करना है R2 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R3, इसका मतलब R1 ये थी, ये R2 थी और ये R3 थी, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये ट्रीटमेंट चल रहा है R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R3, कितना आएगा इसमें 3 4 और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना था 2, तो 3 3 6 और 2 8, इसका मतलब ये जो चेंजेस होगी ना वो चेंजेस आएगी R2 की जगह पे, वो चेंजेस कहाँ पे आएगी R2 की जगह पे, यानी कि 3 4 8 और बाकी R1 और R3 सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा अब कुछ और चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम, अगर मान लो मैंने लिखा R1 चेंज टू R1 प्लस C1, ऐसा नहीं कर सकते, या तो सारी की सारी रो होंगी या सारी की सारी कॉलम होगी, ऐसा कर सकते हैं C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम कर सकते हैं R1 चेंज टू R1 और R2 को हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी मर्जी से अगर हमें लगता है कि ज़रूरत है तो हम R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं 4 से, ठीक है, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। R1 R2 चेंज टू R1 प्लस R2 को हम 2 से डिवाइड करना तो डिवाइड भी कर सकते हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 और इसको C3 के साथ ऐड कर रहे हैं और 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना होगा कि पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है या तो रो में चलेगा या कॉलम में चलेगा, या तो सारे के सारे रो होंगे या सारे के सारे कॉलम होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक रो ले रहे हैं और दूसरा कॉलम ले रहे हैं, कि हमने ले लिया यहाँ पे कि C2 चेंज टू R1 प्लस में C2, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा एक चीज़ और, हम C1 चेंज टू C1 प्लस C2 अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऐड कराई, ठीक है। हम इनको माइनस भी कर सकते हैं, C1 माइनस C2 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब हम ऐड कर सकते हैं, हम माइनस कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि C1 इंटू C2 करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना हमें, R1 इंटू R2 ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। मतलब कि ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और ये सारे के सारे सेम होने चाहिए, सारी के सारी रो होनी चाहिए, ये सारी की सारी कॉलम होनी चाहिए, और रो और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, ये मल्टीप्लाई वाला ये नहीं करना, ठीक है। ये जो मैंने बताया थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, तो आगे क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। बताओ भाई, क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। भैया हाँ पुरुषोत्तम, भैया ऐसे नहीं कर सकते R1 प्लस R2 माइनस R3? कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन लिखते हैं इसको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके, एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, जो वो हम करते हैं ना, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट लेते हैं, फिर एक नंबर, फिर 4 एलिमेंट्स, फिर उसके बाद फिर से एक एलिमेंट लेते हैं, फिर 4 उसके जो कैंसिलेशन के बाद आते हैं, फिर एलिमेंट लेते हैं, उसको एक्सपेंड करना भी कहते हैं, जो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं उसको एक्सपेंड करना भी कहते हैं। तो वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करना है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करना है,
ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करना है और एक्सपेंड नहीं करना, मतलब वो डिटरमिनेंट नहीं निकालना, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करना है और प्रूफ करो कि ये बराबर है किसके, जीरो के, ये बराबर है किसके, जीरो के, मतलब कि एक्सपेंड नहीं करना, प्रॉपर्टीज का यूज करना, प्रूफ करना। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बनाना है जीरो, इक्वल टू बनाना है जीरो, और हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि जीरो के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी, जीरो बनाने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी, जीरो बनाने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी कि अगर हम दो रो, कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को अगर हम सेम कर दें, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स को अगर हम सेम कर दें तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो वही हमें यहाँ पे करना है। देखो अगर हम कोई दो रो या दो कॉलम्स को सेम कर दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये दोनों ऐड होके यहाँ पे आ रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ऐड होके यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये कौन सा कॉलम है, C1, ये कौन सा कॉलम है, C2। अगर हम C1 और C2 को ऐड कर देंगे तो वो C3 के जैसा बन जाएगा। अगर हम C1 और C2 को ऐड कर देंगे तो वो C3 के जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो अब हम यहाँ पे अपनी तरफ से लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, C1 चेंज टू, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस C2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि C1 यानी कि ये C1 और ये C2, इस C1 और C2 दोनों को हम ऐड करेंगे और ऐड करके लिखेंगे कहाँ पे, C1 की जगह पे। तो हमने ये C1 और ये C2, मतलब ये पूरा का पूरा C1 है और ये पूरा का पूरा C2 है, इन दोनों को हमने ऐड करा और ऐड करके इसको हमने लिखा C1 की जगह पे। ठीक है ना, पूरा का पूरा C1 और ये पूरा का पूरा C2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करके कहाँ पे लिखेंगे, C1 की जगह पे। देखो क्या आएगा, x प्लस ए, y प्लस बी और z प्लस सी, बाकी सेम, ए बी सी और यहाँ पे सेम। हमने क्या करा, हमने C1 और C2 को, C1 और C2 को हमने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद लिखा कहाँ पे, C1 की जगह पे। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बताओ मुझे। हमने यहाँ पे क्या करा है, इसमें C1 और C1 को, ये C1 था, ये C1 है और ये C2 है, बस दोनों को ऐड कर दिया और कुछ नहीं करा, और ऐड करके उसको लिखा कहाँ पे हमने, C1 की जगह पे, क्योंकि अब ऑपरेशन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, C1 की जगह पे, और वो क्या रहा है, C1 प्लस C2। तो C1 और C2 को ऐड कर दिया, ऐड करके जो आया C1 की जगह पे लिख दिया। तो ये C1 था, ये C1 था, ये C2 था, दोनों को ऐड करा और ऐड करके इनको लिख दिया इनकी जगह पे, C1 की जगह पे लिख दिया। बताओ अभी राम लखन क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो जब ये हो गया हमारे पास, हमने C1 और C2 को ऐड करा और ऐड करके जो आया वो कहाँ पे लिखा, C1 की जगह पे। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस पे कि फर्स्ट एंड C1 and C3 are identical, C1 and C3 are identical, so determinant is जीरो। जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आगे कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम्स अगर सेम है, कोई भी दो रो या दो कॉलम्स अगर सेम है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। तो हमने यहाँ पे यही चीज अप्लाई करी। हमने क्या करा, C1 और C3 को सेम कर दिया बिल्कुल, क्योंकि उनके सारे एलिमेंट्स अब क्या हो गए, सेम हो गए, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। तो हमने विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज किया और हमने इसको प्रूफ कर दिया। बताओ अभी यहाँ तक क्लियर हुआ। भैया एक बार ये एक्सपेंड बता दो क्या होता है। बेटा जो नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालते हैं ना उसी को एक्सपेंड करना कहते हैं। जो नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालते हैं उसी को एक्सपेंड करना कहते हैं। वो एक्सपेंड नहीं करना है यहाँ पे, वो उसने लिखा हुआ है।
और बताओ किसी कंफ्यूजन है कोई? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ सब अब हाँ आ रही देखिए, है, पहले नहीं आ रही थी। मैं कह रहा था कि इसको सॉल्व करने का हमने जो तरीका यहाँ पे यूज़ करा, C1 प्लस C2 हमने यहाँ पे ऐड करा दोनों को, तो जरूरी नहीं कि हमें यही करना है, हमें सिर्फ दो रो या कॉलम्स को सेम बनाना है। अब वो बनाने के लिए हम कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। देखो किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि यहाँ पे x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी है, अगर इसमें से ए बी सी को घटा दे, अगर इसमें से ए बी सी को घटा दे तो क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड, और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम फिर सेम हो गया। यानी कि हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम ये भी कर सकते हैं कि C1 चेंज C3 चेंज टू, समझना इसको ध्यान से, C3 चेंज टू C3 में से C1 को मैंने माइनस कर दिया। तो जैसे हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमने C3 में से C1 को माइनस करा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हम मतलब एक्स वाई जेड घटा दिया हमने, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ए बी और सी। ठीक है ना, तो C3 में से C1 माइनस कर दिया, और वो आएगा कहाँ पे, C3 की जगह पे, बाकी सेम रहेगा एक्स वाई जेड, और यहाँ रहेगा ए बी सी। अब जरा फिर से ध्यान से देखो कि अब क्या हुआ, अब इसके अंदर C2 और C3 दोनों के दोनों क्या होगा, सेम हो गए, तो अब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते थे कि C3 चेंज टू C3 माइनस C2, C3 में से, यानी कि इसमें से C2 माइनस कर दिया, तो C2 में क्या है, A B और C, तो ये तीनों के तीनों यहाँ से हट जाएंगे, तो क्या बचेगा इसमें, X Y Z, बाकी सेम रहेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं कर रहे हम। तो अभी भी क्या होगा इसमें, अब यहाँ पे C1 और C3 सेम हो गए, तो अभी हम कहेंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कर सकते हैं, जो हमारे दिमाग में आएगा वो चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। यार ये कलाकारी कौन करता है, मैं कितनी बार समझा चुका हूँ। ठीक है भाई, ये इसमें से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते थे हम यहाँ पे, बस हमें दो रो या दो कॉलम्स को सेम बनाना था। जैसे ही हम सेम बना लेंगे उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो 0 हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखो सेकंड क्वेश्चन में देखा, इसमें भी 0 प्रूफ करना है हमें। क्या करेंगे, देखो देखो अगर हम तीनों को ऐड कर दें, ये धीरे धीरे पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि कब क्या कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, देखो a माइनस बी, इसके साथ ऐड कर दें इसको b माइनस सी, और इसके साथ ऐड कर दें इसको c माइनस ए, तो देखो क्या होगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, तीनों में 0 आ जाएगा अपने आप, करके देखते हैं इसको हम। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ इसमें, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो क्या आएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, जब हम ऐड करेंगे तो a माइनस बी माइनस प्लस बी माइनस सी एंड देन प्लस c माइनस ए, तो क्या होगा, c से c कट गया, a से a कट गया, b से b कट गया, कितना आएगा यहाँ पे, 0। सेम ऐसे ही इसको भी ऐड करेंगे, ये तीन, ये मतलब क्या कहते हैं,
फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड करें ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करें तो आपस में ऐड होते जाएंगे सारे के सारे के। तो ऐड करते हैं इसको हम, तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब क्या होगा, a से a कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया, कितना आ जाएगा 0। फिर अब ये वाले तीनों एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे आपस में, तो c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, कितना आ गया, b से b कट गया, a से a, c से c एंड देन 0। बाकी सेम रहेगा यहाँ पे। तो देखो जब एक डिटरमिनेंट के तीनों एलिमेंट 0 हो गए तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। ये इसका आंसर हो गया। भाई तीनों एलिमेंट 0 आ रहे हैं तो 0 आंसर आएगा। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है इसको करने का, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको करने के। देखो हम ये भी कर सकते थे इसके अंदर कि हम फर्स्ट कॉलम और हम सेकंड कॉलम को अगर ऐड कर देते, अगर हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड कर दे तो क्या होता, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कट जाता, क्या बचता a माइनस सी, और यहाँ पे कितना है b माइनस सी। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल दे तो c माइनस ए, सेम बन जाएगा ना ये। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड करके भी कर सकते थे। देखना अभी पहले, फिर समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे c1 चेंज टू c1 प्लस c2 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a माइनस बी, हमें मिलेगा a माइनस बी, और b माइनस सी को जैसे हम ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, कितना बचेगा a माइनस सी। उसके बाद फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए, c से c कट जाएगा, कितना बचेगा b माइनस ए। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो c माइनस ए प्लस a माइनस बी, a से कट जाएगा, क्या बचेगा c माइनस बी, और बाकी सेम रहेगा ये, यानी कि b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अभी ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें हम, यानी कि यहाँ कितना आएगा c माइनस ए, माइनस कॉमन निकालने पे यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पे b माइनस सी सेम, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है कि यहाँ पर जो फोर्थ प्रॉपर्टी में बता रहा था कि अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इससे तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे और इससे, या फिर किसी भी एक कॉलम से, इन तीनों से, इन तीनों से, इन तीनों से। सेम इसका उल्टा भी मैं बता रहा था कि अगर हम कॉमन निकालना चाहते हैं ना इसके अंदर से, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सब में से कॉमन आना चाहिए, किसी एक रो से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हर कॉमन आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम -1 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, टेकिंग आउट कॉमन माइनस फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। हम फर्स्ट कॉलम से, मतलब अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, सब में से निकालने की जरूरत नहीं है हमें, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। तो यहाँ से देखो फर्स्ट कॉलम से माइनस बाहर कॉमन आ रहा है तो हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम जो है दोनों के दोनों सेम हो गए, ठीक है ना। अब हम लिख सकते हैं इसमें C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ इसमें मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। C1 और C2 को ऐड करा हमने, C1 और C2 को हमने ऐड करा, ऐड करने के बाद हमारे पास ये आया, और जब हमारे पास ये आया तो हमने देखा कि सेम तो नहीं है लेकिन माइनस का फर्क है, तो हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया सब में से बाहर। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ गया, और जब यहाँ पे माइनस आ गया तो हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक एलिमेंट किसी भी एक रो या कॉलम से कॉमन आ रहा है तो उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से उठा करके माइनस को बाहर ले लिया, जैसे हम माइनस को बाहर ले लिया तो फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डिटरमिनेंट इज 0। यहाँ तक क्लियर है।